तो आज मैं आपको सीआरपीसी के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के चैप्टर 12 के बारे में कुछ चर्चा करूँगा आपके सामने। चैप्टर 12 में का जो है 154 से लेकर 173 तक के सेक्शन का प्रोविज़न दिया गया है। 154 में एफआईआर लिखाने की, संज्ञेय अपराध के विरुद्ध एफआईआर लिखाने के बारे में बताया गया है। संज्ञेय अपराध के विरुद्ध जब कोई व्यक्ति किसी थाने के वार्षिक अधिकारी को कोई सूचना देता है तो उस सूचना को या तो मौखिक में दी जाएगी या लिखित में जाएगी। यदि मौखिक में दी जाती है तो वार्षिक अधिकारी या तो स्वयं लिखित कर लेगा या फिर इसको लिखित करने के लिए निर्देश देगा और उसमें इन्फॉर्मेंट जो होगा उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे। इसके क्लास 2 में ये बताया गया है कि जो सूचना देने वालों को एफआईआर की कॉपी जो निःशुल्क दी जाएगी और अगर कोई व्यक्ति जो है एफआईआर लिखने से मना करता है तो उस कंडीशन में एफआईआर के जो सार होगा, जो एफआईआर के जो सब्सटेंस होगा वो पुलिस अधीक्षक को जो है डाक के द्वारा भेज दिया जाएगा। जब ये डाक के द्वारा भेजा जाता है तो चूँकि लखनऊ में हमारे यहाँ जो है पुलिस अधीक्षक नहीं हो रहा है, वहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया है, तो पुलिस कमिश्नर को जो है एफआईआर का सार भेजा जाएगा। तो जब एफआईआर का सार पुलिस कमिश्नर प्राप्त करेगा और उसके बाद जब वो संतुष्ट हो जाएगा तो अगर उसे लगता है तो उस कंडीशन में वो इन्वेस्टिगेशन या तो स्वयं कर सकता है या फिर किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है। धारा 155 जो है ये असंज्ञेय अपराध की सूचना देने के बारे में बताया गया है। ये संज्ञेय अपराध जो होता है वो उसमें उसकी परिभाषा 2C में दी गई है। उसमें सिर्फ यही कहा गया संज्ञेय अपराध वो अपराध हैं जो कि वारंट के बिना जिनको वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सके। बहुत संक्षेप में डेफिनेशन दी गई और असंज्ञेय अपराध के बारे में जो 2L में डेफिनेशन देगी इसमें साफ साफ बताया गया है वो अपराध है जो कि वारंट के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी असंज्ञेय अपराध में वारंट होना अति आवश्यक है। अब हम धारा 155 पर चर्चा करते हैं। धारा 155 में जो असंख्य अपराध के बारे में सूचना देने के बारे में कहा गया है, 155 में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति पुलिस थाने के में जाता है और एक असंख्य अपराध के बारे में कोई सूचना देता है, थाना अधिकारी जो होगा उसे तत्काल मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए सूचना को दर्ज करने के बाद उसकी कॉपी देगा और कॉपी देने के बाद जो है उससे कहेगा कि भैया आप जो है मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए, क्योंकि ये इसमें इन्वेस्टिगेशन का आदेश जो होगा सिर्फ मजिस्ट्रेट ही दे सकता है। जो कि उस थाने की क्षेत्राधिकार के अंतर्गत का जो मजिस्ट्रेट होगा वही वो वहाँ पर जा करके वो मजिस्ट्रेट से इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश ले सकता है। जब वो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे देगा तो उस कंडीशन में जो थाने का वार्षिक अधिकारी है वैसे ही इन्वेस्टिगेशन करेगा जैसे कि संज्ञेय अपराध वाला में अब इन्वेस्टिगेशन होता है, परंतु वो उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकता है विदाउट वारंट। यानी कि अगर उसको अरेस्ट करना है तो वो संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जा कर के वारंट लेगा और उसके बाद ही अरेस्ट करेगा। और इसके अलावा जो है जो 154 में मैं आपको एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, उसमें ये कहा गया है नीचे जो है कि अगर वो कोई अपराध जो है महिलाओं के विरुद्ध अपराध है तो किसी वो महिला अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा। अगर कोई अपराध ऐसा है जो कि महिलाओं के विरुद्ध तो है परंतु वो महिला जो है डिसेबल पर्सन है, यानी कि स्थायी या अस्थायी रूप से जो है विकलांग है, तो उस परिस्थिति में जो एफआईआर होगी उसके निवास स्थान पर होगी या फिर उसकी पसंद की जगह पर जहाँ पर वो कंफर्ट महसूस करे वहाँ पर उसकी एफआईआर लिखी जाएगी और इस पूरी एफआईआर की वीडियोग्राफी भी तैयार कराई जाएगी डिसेबल पर्सन के खिलाफ जो भी है, क्योंकि कुछ लोग मानसिक रूप पे भी डिसेबल हो सकते हैं, कुछ जो शारीरिक रूप से है वो तो अपना स्टेटमेंट सही से दे सकते हैं, पर मानसिक रूप से जो होंगे वो अपना स्टेटमेंट ठीक से नहीं दे सकते। और उसमें ये भी कहा गया है कि ऐसे जो स्टेटमेंट होगा वो तत्काल जो है उसका जो है 164(5) के अंतर्गत उसका स्टेटमेंट तत्काल दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद जो है 156 पे यदि हम चर्चा करें तो 156 के सब क्लास 1 में ये स्पष्ट प्रोविज़न कहा गया कि ये इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों को जो है ये इन्वेस्टिगेशन अधिकारी की जांच करने की शक्ति के बारे में बताया गया। क्या कहा गया है कि संज्ञेय अपराध में वो वैसे ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, वो अपनी थाने की सीमाओं के अंतर्गत वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जो कि क्षेत्राधिकारता के अधीन उसको प्राप्त हुई है।
और ये भी कहा गया है कि उसमें 156 में कि उसको कि उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इस आधार पर पृष्ठगत नहीं किया जा सकता कि उसे इन्वेस्टिगेशन करने का पावर ही नहीं था। ये इसके 156 की क्लास टू में बताया गया। 156(3) में कहा गया है कि जो है मजिस्ट्रेट जो होगा, जो कि 190 सेक्शन 190 के अंदर सशक्त किया गया वो मजिस्ट्रेट है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दे सकता है। यानी कि देश जिस FIR के सार की सूचना 154 सब क्लास 3 में भारसाधक अधिकारी के न लिखने पर, FIR के न लिखने पर 154 सब क्लास 3 में पुलिस अधीक्षक को या फिर पुलिस कमिश्नर को भेजी गई थी, और उस FIR के सार के को भेजने के बाद पुलिस अधीक्षक या पुलिस कमिश्नर ने भी इन्वेस्टिगेशन का कोई आदेश नहीं दिया, तो उस कंडीशन में उस जो रजिस्टर्ड के द्वारा के द्वारा जो प्रतिलिपि उनको भेजी गई थी, उस प्रतिलिपि की जो रजिस्टर्ड डाक के द्वारा जो प्रतिलिपि जो उसको जो प्रतिलिपि को लेते हुए और उसका साक्ष्य लेते हुए, यानी कि जो उसको डाक विभाग द्वारा जो रसीद प्राप्त हुई उसको लगाते हुए, वो 156(3) के अंतर्गत जो संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ जा कर के डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का आदेश ले सकता है। और इस समय 156(3) के आदेश में मजिस्ट्रेट जो वर्तमान में मजिस्ट्रेट का ये स्पष्ट प्रोविज़न ये है कि आपको 154(3) का कंप्लायंस करना ही करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जा कर के सीधे मजिस्ट्रेट के आदेश के लिए पालन नहीं कर सकते, कि आदेश के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये थी 154 से लेकर के 156 तक की व्यवस्था। शेष अगली व्यवस्था जो है, शेष अगले सेक्शन के बारे में मैं आपसे अगले अपने वीडियो में पुनः आपके सामने से प्रस्तुत होकर के बताऊंगा कि चैप्टर 12 में किस प्रकार से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में चर्चा की गई है। जय हिंद, जय भारत।